recording this session now. हम लोगों ने इतना चेक कर लिया था कि हम लोग चाहें तो हमारे लिए पाइथन आईडी पे कामकाज कर लें, पाइथन शेल पे कामकाज कर लें, या हम नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट और अपने नोटपैड की विंडो में कामकाज कर सकते हैं। फाइन, इस तरीके से हम लोगों ने कल एक से कुछ 2 से 3 प्रोग्राम बना के कर लिए थे, है ना। हमने प्रिंट स्टेटमेंट को एज अ स्क्रिप्ट फॉर्मेट में इस्तेमाल करके चेक कर लिया था। फाइन, हम चाहें तो इंडिविजुअल स्क्रीन के ऊपर या अपने क्या कहते हैं कमांड के ऊपर भी अपने प्रिंट स्टेटमेंट को, प्रिंट कमांड को यूज करवा सकते हैं। फाइन, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमको सूटेबल हो, हम उस तरीके से हमारे लिए स्क्रिप्ट या कमांड को इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइन, लास्ट सेशन की बातें थी, जब भी चीजें इस्तेमाल करेंगे, फाइन, तो हमको हमारे लिए वैल्यू स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। दैट वुड कॉल्ड एज वैल्यू, डेटा, लिटरल, कुछ भी आप कहना चाहो, है ना। टेक्निकल पर्सन जब होगा या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम इस्तेमाल मानोगे, तब उन बातों को हम लिटरल के कैटेगरी में रखेंगे। फाइन, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन होती है ना, उस वैल्यू को हम हमेशा क्या बोलेंगे, लिटरल। फाइन, नॉर्मल लैंग्वेज में आप डेटा या वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, तो जब कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने लिए वैल्यू को स्टोर करने की बारी आएगी, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल मेंटेन करना होगा, है ना। दैट वुड बी वर्किंग मेमोरी रेफरेंस। ये हम लोगों ने क्या हुआ था, क्योंकि हम जितनी भी चीजें देख रहे होते हैं वो सब रैम पर स्टोर होती है। जब तक रैम पर या मेमोरी में स्टोर नहीं होगी, तब तक मुझे स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगी बातें। फाइन, तो उसी चीजों को रखते हुए अपनी वर्किंग मेमोरी के साथ में एक स्पेस बुक करना होता है, जहां पर मैं अपने लिए वैल्यू डेटा स्टोर करूंगा। फाइन, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरह इधर भी मेरे पास वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, बस दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे यहाँ पर मुझे वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं करना। ओके, जब कभी भी मैं अपने लिए वेरिएबल वाइज कामकाज करता होता हूँ प्रोग्रामिंग में, तो मुझे पहले की प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, HTML, जावास्क्रिप्ट, इन सब के लिए मुझे ये बताया गया होता है कि जब कभी भी मैं वेरिएबल यूज करूं, तो मुझे अपना वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, मींस जाहिर करना पड़ता है सबको, दैट कि मैं एक वेरिएबल स्टोर करने वाला हूं जिसकी टाइप कुछ ऐसा ऐसा होना है ना। ये बातें कुछ इसी तरीके से हैं जैसे हम लोगों ने कल पिक्चर हॉल के बारे में बातचीत किया था। फाइन, तो ये सबको बताना होता है कि सीट नंबर 4 मेरे लिए सीट को बुक किया गया है, दैट वाज डिक्लेरेशन। फाइन, तो जाहिर करना, बताना, अनाउंस करना कि ये वाली प्लेस मेरी है, मैं अपने लिए उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो उसी तरीके से जब मैं मेमोरी में चीजें इस्तेमाल करूंगा, मेमोरी में डेटा स्टोर करूंगा, तब ये बातें भी मुझे मेमोरी वाइज बतानी पड़ेगी। इसी बात को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट पाइथन के केस में मुझे, या पाइथन प्रोग्रामिंग के केस में मुझे अपना वेरिएबल डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाइन, मेरे एक सिंगल वेरिएबल में वेरियस डेटा टाइप की वैल्यू कंटेन की जा सकती है। मैं एक अपने वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा या लिटरल या वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो जब जिस समय मैं उसके साथ वैल्यू स्टोर करूंगा, लिटरल स्टोर करूंगा, उस समय उसका डेटा टाइप डिसाइड किया जाएगा। इससे पहले उस वेरिएबल में किसी भी टाइप की कोई वैल्यू नहीं है ना। नॉर्मल जैसे हम हमारे जावा या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते होते हैं, तो मेरे सभी प्रोग्रामिंग में या वेरिएबल के साथ में गार्बेजेस होती हैं, है ना, या उसमें कुछ रेफरेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, नल वैल्यू होती है, ऑलरेडी इनिशियलाइज होते हैं। तो ऐसा कुछ भी पाइथन के वेरिएबल्स में नहीं होता, है ना। एज क्योंकि पाइथन मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में शामिल होती है, तो सभी डेटा टाइप जो होंगे ना, वो अपने आप के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही होंगे, है ना। इससे कोई अलग राय नहीं है। सारे डेटा टाइप जो होंगे वो जेनरिक डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही होंगे। बट इनिशियली आपके वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही सबको। आप जब कभी भी वेरिएबल में जब भी वैल्यू असाइन करोगे, उस समय उसका डेटा टाइप डिसाइड होगा, जिस बात को हम डायनामिक कास्टिंग या डायनामिक डेटा टाइपिंग के नाम से जानते हैं। कभी भी आपको अपने डेटा टाइप या अपने वेरिएबल का टाइप अभी क्या है, इस वक्त क्या है, ये चेक करना हो, तो वी हैव अ
टाइप नेम नेम मेथड, है ना, मेथड कह लें, फंक्शन कह लें, प्रोसेस कह लें, वरना सेम थिंग। तो आप इस टाइप नाम के फंक्शन से उस टाइप नाम के फंक्शन को वेरिएबल का नाम पास करेंगे, तो एट प्रेजेंट उसमें जिस टाइप की वैल्यू होगी वो डेटा टाइप या उस डेटा टाइप का रेफरेंस आपके लिए रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। ये बातें हम कल लास्ट क्लास में ट्राई कर भी चुके हैं, राइट। तो एक ही वेरिएबल के साथ में मल्टीपल टाइप की वैल्यू कंटेन की जा सकती है, दैट वुड बी 3, है ना। कंपाइलेशन प्रोसेस हमको करना होता नहीं है, ये भी हम पहले बातें कर चुके हैं। इसी को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह रहे थे, है ना। कम टाइम कंज्यूम होता है इन सब में, राइट। तो मैंने पहले नॉन डेसिमल वैल्यू यूज की थी, तो ये दैट वुड बी इंटीजर। डेसिमल वैल्यू स्टोर कर दैट वुड बी फ्लोट। लॉजिकल वैल्यू स्टोर कर दैट वुड बी बूलियन। कुछ आप अपने आप के लिए सिंगल अल्फाबेट, और आप अगर मल्टीपल अल्फाबेट इस्तेमाल करते हो वर्ड्स फॉर्मेट में, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग। फाइन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नाउ इसी तरीके से आप चाहें तो अपने लिए अलग अलग भी यूज करवा सकते हैं, और आप चाहें तो एक सेम वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, आज के सेशन में जो हम लोग को इस्तेमाल करना है वो हमको कुछ ये सब बातें देख रही है ना, वेरिएबल और उसके डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ में यूजर इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, ऑपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग और कुछ लूप स्टेटमेंट, है ना। ऑल्दो हमारे सेशन के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी करते हुए हम कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए पूरी चीजें कवर अप करूं, हाँ। बट जहां तक हो, मेरा मोटो ये है कि सेशन कंप्लीट करने से बेटर आपको चीजें समझ में आने से, फाइन। तो मैं ट्राई करूंगा कि सेशन में मैं आपके लिए कंप्लीट बातें यूज करूं, हाँ। बट जितना आपके समझने लायक होगा, जितना मेरे को समझाने लायक होगा, हम उतने टॉपिक के साथ में अपना सेशन वाइंड अप करेंगे, फाइन ना। अभी हमने बातचीत किया था कि मेरे पास वेरिएबल का कोई डेटा टाइप नहीं होता, हाँ। अभी ये स्टेटमेंट यूज किया था ना, जब आप वेरिएबल होते हो तो वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप नहीं है, बट स्टिल उसके साथ भी हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करा हुआ है, वेरिएबल एंड विद डेटा टाइप, फाइन। हम कह रहे हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं होता, फाइन। डिक्लेरेशन करने के लिए मुझे टाइप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट एज अ जब मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आता हूँ तो डेटा के टाइप होते हैं, है ना, वैल्यू के टाइप हैं, हाँ। जैसे हम लोगों ने कल भी बातचीत की, क्या दैट वुड बी लिटिल डेसिमल, नॉन डेसिमल, अल्फाबेट्स एंड लॉजिकल, दीज आर कॉल्ड एज डेटा के टाइप्स। तो इसी तरीके से उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी डेटा टाइप को इस्तेमाल आवाज आ रही है? अरे आ रही सबको मेरी? यस सर। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन ना। तो जब कभी भी हम इन सब चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, फाइन। तो डेटा टाइप कितने होंगे वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करे हुए हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना, जो पहले से बने बनाए, उसमें कुछ हमारा कोई चीजें नहीं, फाइन। इसके अलावा पाइथन में कुछ और भी डेटा टाइप होते हैं जो समय समय पर आपके हिसाब से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, फाइन। जिन लोगों ने जावा पढ़ी हुई है या किसी भी टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो वहां पर हम डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ओके। टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, एक को हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड, है ना, वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप, और एक अपने आप के लिए कहलाते हैं रेफरेंस टाइप, रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप, ओके। तो ये दो तरह के डेटा टाइप होते हैं जो लोग किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ के आए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है, फाइन।
जिन लोगों ने इन चीजों को इस्तेमाल करा है, जिन्होंने किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ा है, तो वो अपने आप के लिए ये डेटा टाइप बताता है। जिन्होंने सी पढ़ा है या कोई भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, उसके लिए रेफरेंस के को हम एड्रेस डेटा टाइप क्या लेते हैं, है ना? जो हमारे लिए कुछ मिलती जुलती बातें इस्तेमाल करता है, किससे? पॉइंटर से, है ना? कुछ मिलती जुलती बातें होती है, एग्जैक्टली पॉइंटर या एड्रेस वाली बातें नहीं है ना? एग्जैक्टली सी का पॉइंटर नहीं बोल रहा मैं यहाँ, बस समझने के पर्पज से हम पॉइंटर को रेफर कर लेते हैं, बस, और कुछ नहीं। फाइन। तो जब कभी भी डेटा टाइप की कैटेगरी गिनी जाएगी ना, तो ये दो डेटा टाइप की कैटेगरी गिनी जाती है, वैल्यू बेस और रेफरेंस बेस। मतलब ऐसा कोई डेटा टाइप या ऐसा कोई वेरिएबल का टाइप जिसमें कोई वैल्यू स्टोर करी करी जाएगी, उसको अपन कहते हैं वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, वो सब वैल्यू बेस में आते हैं। दैट वुड बी इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी आपका हो। ओके, ये पाइथन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये सब क्या है अपने आप में वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप। इनमें कोई वैल्यू स्टोर होती है। बट अगर मैं पाइथन कैटेगरी को या पाइथन बंडल को इस्तेमाल करूँ ना, तो पाइथन में जितने भी डेटा टाइप है ना, वो सब अपने आप में कैसे हैं? रेफरेंस टाइप। ड्यू टू पाइथन अपने आप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को यूज करती है, तो हर एक चीज अपने आप में कुछ स्पेसिफिक क्लासेस को मेजर करती हुई है। तो क्लासेस के साथ में जब कभी भी कामकाज होगा, तो ऑब्जेक्ट कैटेगरी में ही काउंट होगा। तो जितने भी डेटा टाइप आप पाइथन में इस्तेमाल करोगे, देखोगे, यूज करोगे, वो सब अपने आप में कैसे होंगे? रेफरेंस टाइप के, ऑब्जेक्ट टाइप, है ना? इस बात का प्रूफ जो है, ये अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो पाइथन में किसी भी तरीके का कोई भी डेटा टाइप अपने आप के लिए वैल्यू बेस्ड नहीं होगा। तो हम जब कभी भी चीजें इस्तेमाल करते होते हैं ना, तो हम एक ब्लॉक इस्तेमाल करते होते हैं। फाइन। हमने पढ़ा है, हम जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम नाम पे सी पढ़ा है, उन्हें ये बताया गया होता है कि जब हम कभी भी हमारे लिए वेरिएबल बनाते होते हैं, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है। हाँ, मैं आपके लिए ब्लॉक बनाने के लिए पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब कभी भी मैं अपने लिए कोई वेरिएबल बनाया, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है। ओके, लाइक जैसे मैंने कोई अपने लिए वेरिएबल बनाया है, इंटीजर ए, है ना? ऐसा हम सी में बनाते हैं ऐसा, और इसके साथ मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी ऐसा। ओके, तो क्या क्या हुआ होगा? मेमोरी में एक ब्लॉक बना बना होगा, उसके साथ ये वैल्यू स्टोर कर दी गई होगी ऐसा, और इसका नाम रखा गया होगा क्या? ए। इसका मेमोरी में कोई अपना एड्रेस रहा होगा, सम काइंड ऑफ, ये कुछ एड्रेस रह गया। ओके, तो मेमोरी में जब कभी भी एक वेरिएबल बनता ना, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं। ये नेम है वेरिएबल का, वेरिएबल नेम। ये अपने आप में क्या है? वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। और दिस इज कॉल्ड वेरिएबल का एड्रेस और रेफरेंस। वेरिएबल एड्रेस एंड रेफरेंस। जिन लोगों ने सी पढ़ा है या नॉर्मल पॉइंटर वाली बातें पढ़ी हैं, उनके लिए ये क्या है? एड्रेस है। जिन्होंने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ा है, उनके लिए ये क्या है? रेफरेंस। फाइन। तो कुछ इस तरीके का मेमोरी सिनेरियो होता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट सिनेरियो काम में आ रहा है। तो जब कभी भी मैं पाइथन में अपने लिए वेरिएबल बनाता होता ना, साइक सी, मैंने अपने लिए कोई एन नाम का वेरिएबल बनाया और उसके साथ में अपन ने कोई वैल्यू वैल्यू इस्तेमाल करी। ओके, तो इसके लिए क्या हुआ होगा? एक मेमोरी में ब्लॉक बना है, जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है, सेम जैसे इसके बाद में ऐसे। फाइन। तो ये इसके साथ में वैल्यू स्टोर कर दी गई क्या? 74। फाइन। अब जब कभी भी मैं अपने लिए अपने वेरिएबल में बदलाव करता हूँ, सी, जैसे मैंने यहाँ पर सी के कोड में अगर मैंने अपने वेरिएबल में बदलाव करके वैल्यू स्टोर कर दी होती, तो ये क्या होता? ये वाली वैल्यू हटकर, रिमूव होकर कुछ नई वैल्यू रख दी जाती। ओके, ये मैं इरेजर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये वैल्यू मिटाकर अब क्या रख दी जाती? साथ वैल्यू 22। ओके,
पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बातें सिर्फ उनके साथ में होती है जो वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप को इस्तेमाल करता है। अब कभी मैंने अगर अपने वेरिएबल में कोई वैल्यू बदलाव की, ऐसी अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने अपने n नाम के वेरिएबल में, है ना, अपनी तरफ से कुछ अलग वैल्यू शो कर, दैट विल बी 33, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस ब्लॉक में चेंजेस हुए, ये अपने आप के लिए एक नए ब्लॉक को यूज करेगा। कुछ इस तरह की बातें मेरे पास होगी, एक नया ब्लॉक बनेगा और उसके साथ में एक वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी जो आपके पास नई वैल्यू है 33, है ना। इसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग और रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप। हाँ, इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखें क्योंकि आगे कुछ टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं जो इन बातों से या इस तरीके के कंसेप्ट से आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो इन बातों को आप खास तौर पे ध्यान रखें कि जब कभी भी वेरिएबल के साथ में या पाइथन वेरिएबल के साथ में चीजें इस्तेमाल की जाएंगी वो हमेशा रेफरेंस बेस ही इस्तेमाल की जाएगी। ओके, जब कभी भी आप अपने लिए इक्वल टू साइन इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू स्टोर करोगे उस समय उसका टाइप डिक्लेयर या मेंशन कर लिया जाएगा। फाइन, मेरी यहां तक बातों में किसी को कुछ भी डाउट? एनीवन हैज डाउट? होपफुली नॉट। वेरी गुड। ना, अभी रेफरेंस टाइप की बातचीत करी जाए तो मेरे पास जब कभी भी मैं अपने लिए डेटा टाइप की कैटेगरी देता हूँ, हर डेटा टाइप अपने आप में एक क्लास फॉर्मेट होता है, तो उस क्लास फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें होती है। फाइन, अगर मैं कुछ और डेटा टाइप के बारे में बातचीत करूँ, ये तो मेरे पास नॉर्मल जो मैं सी और C++ या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होता हूँ, है ना। पाइथन के हिसाब से अगर मैं डेटा टाइप को गिनूं तो डेटा टाइप के नाम कुछ इस तरीके से गिने जाते हैं ना, दैट वुड बी नंबर्स, है ना। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब बातें क्या हैं, नंबर्स कैटेगरी में आती है। ओके, उसी तरीके से स्ट्रिंग्स, जितने भी आप अल्फाबेट्स वगैरह यूज कर रहे हो, सिंगल और मोर देन वन वर्ड जिसको अपन अपन कह रहे हैं, वो किस में आएंगे, अपने पास स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में। इसी तरीके से आप कुछ लिस्टिंग फॉर्मेट करते हो ना, एक से ज्यादा वैल्यूज चूज करते हो, उसके लिए अपन इसे लिस्ट फॉर्मेट कहते हैं। आप कोई रिकॉर्ड वगैरह स्टोर करना ना चाहो तो वो अपने पास टपल फॉर्मेट में होते हैं, है ना। दैट विल बी टपल, टपल विल बी कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स। फाइन, जिसके साथ में आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो आपके पास होती है, यूनिक डेटा टाइप ऑफ कॉलिंग। ओके, उसी तरीके से हम कुछ ज्यादा वैल्यू स्टोर कर लेते हैं तो कुछ सर्चिंग वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे डिक्शनरी वगैरह स्टोर की जाती है। फाइन, एज क्योंकि हम बातें क्या कर रहे थे कि मेरे पास सभी डेटा टाइप कैसे हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैटेगरी डिसाइडेड होती है। फाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो अपने आप में म्यूटेबल, दैट वुड बी कॉल्ड एज चेंजेबल। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे डेटा टाइप जो अपने आप के साथ चेंजेबल होंगे उन्हें हम कहेंगे म्यूटेबल। ओके, तो म्यूटेबल इज कॉल्ड एज चेंजेबल, जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। आप म्यूटेबल को क्या बोल सकते हो, चेंजेबल। चेंजेबल इन वैल्यू, वैल्यू में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकते। जब भी बदलाव करने होंगे तो अलग से एक नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ओके, तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स हैं, लिस्ट है, इन चीजों को या इन ऑब्जेक्ट्स को आप कह लो या इन डेटा डेटा टाइप्स को हम हमारे लिए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में गिनते हैं, दैट कुड बी चेंजेबल। हाँ, इनके साथ वैल्यू में बदलाव किए जा सकते हैं। फाइन, इसी तरीके से स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, इनको हम इम्यूटेबल कैटेगरीज में रखते हैं। फाइन, दैट वुड बी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इनके साथ में कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। अब बदलाव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे कुछ बदलाव चाहिए भी तो मुझे कुछ इनके साथ में फंक्शंस या पहले से बने बनाए मेथड, डिक्शनरी, आप कह लो कि सिनेरियोस, कमांड वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
फाइन, उनके थ्रू इनके साथ में वैल्यू होगी जो मेरे लिए एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देंगे। फाइन, ये बातें कुछ कुछ ही आपको समझ में आ रही होंगी। फाइन, आप सीधी सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझो कि ऐसे कोई भी डेटा टाइप जो अपने आप के साथ वैल्यू में बदलाव कर सकते होंगे, उन्हें हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या म्यूटेबल डेटा टाइप में गिनते हैं। ऐसे कोई डेटा टाइप हैं जो अपने आप के साथ बदलाव नहीं कर सकते होंगे, चेंजेबल रहेंगे, उनको हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या डेटा टाइप में रखते हैं। इनके एग्जांपल फॉर्मेट में अगर मैं जाता हूं तो जितने भी नंबर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो सब और अपने आप के लिए लिस्ट जो अपन ने आगे इस्तेमाल करने के लिए बोला है, तो वो ये सब क्या होंगे म्यूटेबल में। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स हैं, डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं, ये सब अपने आप में कैसे रहेंगे इम्यूटेबल, जिनमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इज दैट एनी क्वेश्चंस? ओके, रिजवान अहमद एंड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? आई होप आप लोग, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप जैसे आप नॉर्मल अपने लॉजिकल या अपने प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको ये टर्म्स चीजें जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी। चले, इसी के साथ मैं आगे के बढ़ता हूँ। अभी इस कोड को, या मैंने लास्ट कोड इस्तेमाल किया होता ना, इसको मैं अपने लिए जब इस्तेमाल करता होता हूँ, फाइन, जब भी मैं इस कोड को इस्तेमाल करूंगा तो मेरे वेरिएबल में वैल्यू यही रहती है ना। आप इसे एक बार चलाओ, चाहे 10 बार चलाओ, चाहे 50 बार चलाए, जितनी बार भी आप इसे इस्तेमाल करोगे हमेशा वैल्यू यही रहती है। तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू कभी भी नहीं बदली। हाँ, हार्डली मैंने अपने कोड में बदला, पहले मैंने इंटीजर रख दिया, फिर मैंने फ्लोटिंग वैल्यू रख दी, फिर मैंने स्ट्रिंग रख दिया, फिर मैंने बूलियन रख दिया। तो ये मैंने अपने कोड में चेंजेस किया, बट किसी भी तरीके से चाहे मैं चलाऊं, चाहे आप चलाएं, चाहे कोई तीसरा पर्सन चलाए, उसके लिए वैल्यू सेम ही आती है, कुछ नहीं बदला, है ना। मींस इस कोड को जब मैंने चलाया तो पहली बार में वेरिएबल की वैल्यू 95 थी, आपने चलाया तो आपके लिए भी वैल्यू क्या है, 95 ही है। अब इसमें क्या क्या चाहिए, जैसे जैसे मैं यूजर जो भी इस्तेमाल करता जाए, इस वेरिएबल से इंटरेक्ट हो, जो वो वैल्यू वैल्यू चाहे वो इसके साथ में इस्तेमाल कर ले, है ना। अब बारी आती है किसकी, यूजर इंटरेक्शन की, है ना। वेरिएबल के साथ में यूजर का इंटरेक्शन हो। अभी तक जो हम खेल रहे थे ना, अभी तक जो हम बातें कर रहे थे, वो सब बातें क्या थी, हमारे प्रोग्राम से मैंने आउटपुट स्क्रीन की तरफ, कंसोल की तरफ, फाइन, आउटपुट स्क्रीन की तरफ मैंने कुछ आउटपुट दिया था। तो अभी सिर्फ आउटपुट वाली बात बात थी। अभी आउटपुट विंडो मुझे मेरे प्रोग्राम को कुछ इनपुट देगी। तो अब अभी हमें इनपुट स्ट्रीम्स के थ्रू या इनपुट विंडो के थ्रू कुछ कामकाज करना है, फाइन। जब कभी भी आपको यूजर से इनपुट के समय कुछ इंटरेक्शन करने होते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट नाम का फंक्शन, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी चीजें अभी तक इस्तेमाल हो रही हैं, उनके साथ कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई भी सिंटेक्स नहीं है। नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल कमांड है, जिसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड है ना, टाइप चेक करने के लिए टाइप टाइप नाम का कमांड है। जिस भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है, वो वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में पास करना है। जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना होता है, वो प्रिंट के साथ साथ में आपको वैल्यू देनी होती है। ओके, तो इस तरीके के नॉर्मल सारे सिंटैक्सेस हैं जिसको अपन इजी टू लर्न और आप बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज, उस कैटेगरी में गिनते हैं, फाइन। तो उसी तरीके से यूजर इंटरेक्शन के लिए हम जो इस्तेमाल करते होते हैं, वो यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन है। सिंपली इनपुट नाम के फंक्शन को आपको पास करना होता है क्या, जो भी आप प्रॉम्प्टिंग मैसेज चाह रहे हैं, फाइन। क्योंकि जब तक मेरे पास प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है, तब तक मेरे लिए मैं वैल्यू या यूजर वैल्यू इनपुट नहीं कर पाता। ओके, लाइक कोई कर्सर हो, कोई मैसेज हो, जैसे अभी हम नॉर्मल एटीएम पे भी जा रहे होते हैं, तो जब तक हमसे पूछा नहीं जाएगा एंटर योर पिन, तब तक हम पिन थोड़ी एंटर करेंगे, फाइन। तो ऐसी प्रॉम्प्टिंग होनी जरूरी होती है। तो जो भी आप प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, है ना, जो भी आप प्रॉम्प्टिंग मैसेज यूज करना चाह रहे हैं, वो इनपुट फंक्शन के साथ में आपको इंटर्न पास करना होता है, फाइन। तो इस मैसेज के साथ में आपके लिए स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले होगी और आपके लिए वैल्यू इनपुट होगी।
फाइन। जैसे हम नॉर्मल सी या सी प्लस प्लस या दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में बातचीत करते होते हैं, तो यही प्रॉम्प्टिंग मैसेज मुझे प्रिंट फंक्शन के साथ में या प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ में मुझे लिखना पड़ता है। उसके बाद कुछ इंटरेक्शन के लिए या कुछ इनपुट के लिए कामकाज होते हैं, फाइन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको इनपुट करना है और प्रॉम्प्टिंग मैसेज जो है वो एक साथ इनपुट फंक्शन के साथ ही होंगे। जैसे आप वैल्यू इनपुट कर लेंगे, आप कुछ एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो जो भी वैल्यू आपने लिखी है वो आपके साथ वेरिएबल में असाइन कर दी जाएगी। ओके, तो इन्हीं चीजों को मैं अपने लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ एज अ स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। फाइन, हमने कल भी बातचीत किया था, हम चाहें तो डायरेक्टली नोटपैड विंडो के साथ में कामकाज कर सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मल अपने लिए आईडी विंडो या जो भी आप यूज करना चाहें उसके साथ में कामकाज कर लें। मैं अपने लिए ऐसे कुछ चीजें रख रहा हूँ। फाइन, तो मैंने अपने लिए फर्स्ट वेरिएबल यूज कर लिया, अपने लिए मैंने कुछ रख दिया, ऐसी बातें। फाइन, आप मैसेज वगैरह यूज करना ना चाहें, आप जो से इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप यूज करोगे इनपुट मेथड। फाइन, इनपुट के साथ में जो भी आप मैसेज यूज करना चाहते हैं, अब क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो स्ट्रिंग के साथ एसके सीक्वेंसेस चलते हैं। ओके, तो आप यहाँ यूज करोगे एंटर योर वैल्यू, है ना, और यू कैन से एंटर नॉन डेसिमल वैल्यू, बिना पॉइंट की वैल्यू आप इनपुट करें। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा। जितने ये प्रॉम्प्टिंग के बाद में कर्सर मेरा इस तरीके से ब्लिंक करेगा फॉर इनपुट। जब इनपुट हो जाएगा उसके बाद में अपने लिए वैल्यू को प्रिंट कर लो, है ना। अब मैसेज के साथ करना नहीं करना है वो आपके हाथ में। फाइन, तो माय वैल्यू इन वेरिएबल ए मैसेज विल बी ओके। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके साथ आगे कामकाज करता हूँ। फाइन, तो 3 तक हम यूज कर चुके थे, दैट वुड बी 4.py। ओके, सेव किया। अभी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट तो ओपन किया हुआ ही है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, और 4.py। ओके, आ रहा है प्रॉम्प्टिंग, जो मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज दिया था वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। स्लैश एन स्लैश टी दिए हुए थे, तो ये नई लाइन मेरे पास आ रही है और टैबिंग आ रही है। इनपुट करना है तो जब तक आप इनपुट नहीं करके दोगे तब तक एक कर्सर मेरा इसी तरह के ब्लिंक करता रहेगा। जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो लिखकर आपको एंटर की प्रेस करनी है। ओके, तो पहली बार चलाया तो वैल्यू कुछ दूसरी हो गई, अगली बार चलाया तो वैल्यू कुछ और हो गई, अगली बार वापस चलाया तो वैल्यू कुछ अदर हो गई। ओके, जो भी आप चाहें। फाइन, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना? जिस तरीके से मैं की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं अपने लिए कोई दूसरी वैल्यू और दूसरे टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर लेता हूँ, है ना। मैं सेकंड वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रॉम्प्टिंग विल बी इनपुट स्लैश एन स्लैश टी एंटर योर एंटर अ डेसिमल वैल्यू। अभी इस बार मैं कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। डबल कोट्स में जैसा आप लिख के दोगे वैसा का वैसा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल ऑल कैप्स ऑल स्मॉल जैसे भी आप चाहें। फाइन, ये मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। ये मेरे पास क्या हो गया, वैल्यू इन वेरिएबल बी। थोड़े से मुझे स्पेलिंग के प्रॉब्लम है, थोड़ी सी चीज़ें मेरे पास मिसमैच करती हैं, उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओके, ये मैंने बी, है ना, दैट वुड बी डेसिमल वैल्यू। इस तरीके से मैं कोई ना अल्फाबेट जिसको मैं बोलते हैं सिंगल अल्फाबेट एंटर और कैसे एन अल्फाबेट, कोई एक अल्फाबेट आप यूज कर लें। ओके, सेम प्रिंट कर लेता हूँ मैं, तो वैल्यू इन वेरिएबल सी कॉमा सी। ओके ना, इसी तरीके से डी इनपुट एंटर लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल मीन्स दैट वुड बी ट्रू एंड फॉल्स, जिसको अपन कह रहे हैं ना ऐसे। प्रिंट स्टेटमेंट स्लैश एन स्लैश टी, तो वैल्यू इन वेरिएबल डी कॉमा सी।
एक क्या होता है आपके पास, वर्ड्स जिसको अपन क्या कहते हैं, फाइन। इनपुट, ये वेरिएबल के नाम मैं ए बी सी डी ई ई रख रहा हूँ, आप जो आपकी इच्छा हो वैसा वैसा रख लो, ठीक है, जैसा आपको समझ में आ जाए, जिस तरीके से आपको यूज करना हो वैसे वैसे आप इस्तेमाल कर लें। चलो, वर्ड है ना, आप कोई वर्ड कर सकते हो, और सेंटेंस, कोई सेंटेंस यूज करना चाहो वो यूज कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो। प्रिंट, जो भी आप इनपुट कराओगे वो इसमें आ ही जाएगा। अपने डिस्प्ले कर लेते हैं, तो वैल्यू इन वेरिएबल, तो सेव कर लेता हूँ और आगे एक बार चला लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर किए हम। 4, पहले नॉन डेसिमल वैल्यू 33, okay, decimal value will be like this, alphabet means you can try with u, okay, logical value means true false, है ना, ये याद रखें, जो लॉजिकल वैल्यू आप ट्रू फॉल्स दे रहे हैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपको कैपिटल रखना है, कैपिटल नहीं होने के केस में वो उसे एज अ वर्ड, एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में इस्तेमाल कर लेता है, ओके। लाइकवाइज इसी तरीके से कोई सेंटेंस या वर्ड आपको चाहिए, जैसे मैं लेता हूँ पाइथन वर्कशॉप, इस रनिंग, ओके, जैसे आप यूज करना चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का प्रॉब्लम रह गया था, उस वजह से यहाँ पे चीजें आ रही है ना, स्लैश टी रह गया आपके पास। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या वेरिएबल इनपुट कराने वगैरह में, यूजर से इंटरेक्शन किस तरीके से कराएंगे, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बात किया था कि जब कभी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है ना, उस समय उसका डेटा टाइप डिसाइड कर लिया जाता है, फाइन। सो अगर मैं अभी इनका डिसाइड करूं तो टाइप क्या प्रिंट होना है ना, इसमें मैंने डेसिमल वैल्यू रखी, दैट वुड बी डेसिमल, oh सॉरी, इंटीजर टाइप, तो टाइप ऑफ वेरिएबल ए, क्या करूं, टाइप ब्रैकेट में, ओके। इसी तरीके से अपन सबके साथ में ट्राई कर लेते हैं, फाइन, एज अ प्रूफ, जब मैंने वैल्यू असाइन की उस समय मेरे पास वैल्यू जो उसका टाइप ये हो गया, हाँ, मैं नाम बदलूंगा वेरिएबल के, अभी मैंने बदले नहीं है, इस तरीके से ये मैंने डी वेरिएबल यूज कर लिया, लाइकवाइज सी, और ये भी, फाइन। तो जब भी यहाँ मैं दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे वैल्यू, इंटीजर, क्लास इंटीजर, इधर क्लास फ्लोट, यहाँ क्लास स्ट्रिंग str, यहाँ क्लास बूलियन बूल, इधर क्लास स्ट्रिंग, ऐसा कुछ ना। Okay, Kamachi said type C. Okay, sorry. Thank you. जस्ट अ सेकेंड आमिर, अभी ये सब बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी, ओके, ठीक है ना। एक बार चला के देख लेते हैं तो मेरे पास टाइप भी डिसाइड हो जाए, 4, ओके। ये मैंने डेसिमल वैल्यू दी, नॉन डेसिमल वैल्यू दी 74, टाइप इंटीजर ना आके str आ रहा है, ओके। ये मैंने कुछ डेसिमल पोर्शन वाली वैल्यू दी, इसका भी टाइप क्या हो रहा है, फ्लोट ना आके str आ रहा है, ये अल्फाबेट, इसका तो str ही आना है। लॉजिकल वैल्यू देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो str, सेंटेंस का तो अपने पास आना ही क्या है, str, ओके। तो मैंने वैल्यू तो कुछ ही और टाइप की सर की, पर ये तो मेरे पास str ही आ रहा है। तो जो सर ने पहली बार में बात कहा था ना, मेरी बात पहली बार जो बोलने वाली बात थी, वो तो सॉल्व हुई नहीं,
क्या जिस समय मेरे पास वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी उस समय वो टाइप टाइप हो जाएगा। ओके, पर इसमें फर्क है। अभी अभी जो हमने किया इसमें क्या फर्क है, यहाँ हमने डायरेक्टली वैल्यू लिटरल असाइन किया था। ओके, और यहाँ जो हम करें ना वो क्या है, इनपुट फंक्शन के थ्रू कामकाज कर रहे हैं। ओके, यहाँ जब मैंने यूज किया होता ना तो यहाँ डायरेक्टली किसी वैल्यू का इंटरेक्शन अपने वेरिएबल के साथ में हुआ है। हाँ, डायरेक्टली किसी वैल्यू का इंटरेक्शन मेरे पास वेरिएबल के साथ में हुआ है। तो वेरिएबल जैसी वैल्यू थी इसका टाइप वैसा कर दिया गया। बट अभी यहाँ पे जब मैं असाइन कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर असाइन करने के लिए बीच में मीडिएटर कौन है, यूजर, और ये इनपुट मेथड। तो जब कभी भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर, है ना, इसे मतलब कंसोल विंडो से मेरी प्रोग्राम विंडो में, राइट, जब कभी भी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के साथ में डेटा ट्रांसफरिंग होती है ना वो हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होती है। ये पाइथन का नहीं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है। ओके, जब कभी भी एक लैंग्वेज से एक विंडो से दूसरी विंडो में जब कभी भी डेटा ट्रांसफर कराया जाएगा, फाइन, तो वो हमेशा और हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट के साथ में ही होगा। फाइन, इन्हीं कामों के लिए हमारे पास होते हैं क्या, कन्वर्जन मेथड, जिसको अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं ना। आप लोगों ने जिन लोगों ने सी पढ़ा है, इन बात के लिए, इन काम के लिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कि आपकी वैल्यू को फॉर्मेट करके यूज करा जाए। क्योंकि अभी तक जब जो कुछ भी स्ट्रिंग, जो कुछ भी मेरे पास स्क्रीन से आ रहा है ना वो सब कैसा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट का है ना, अल्फाबेट फॉर्मेट का है। चाहे नंबर हो, चाहे कोई लॉजिकल वैल्यू, चाहे कुछ भी हो, है ना। ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ करी अभी। ठीक, सब कैसा है, str स्ट्रिंग फॉर्मेट के साथ में। तो जो कुछ भी आया ना वो अपने आप में कैसा हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट का हो गया है। अगर आपको अपने लिए अलग फॉर्मेट इस्तेमाल करना है तो आपको अपनी वैल्यू खुद फॉर्मेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये बातें कुछ ऐसी जिसको जितना बारीक डेटा चाहिए होता है वो उतना बारीक चलनी का इस्तेमाल करता है ना। किसी को मोटा छानना होता है तो वो मोटी चलनी इस्तेमाल करता है, किसी को बारीक छानना होता है तो बारीक छलनी इस्तेमाल करता है। तो फॉर्मेटिंग वाला कामकाज आपके हाथ में कि आपको कैसा कैसा चाहिए। तो आपको अगर वैल्यू यहाँ पर नॉन डेसिमल चाहिए थी तो आपको उसके लिए ऐसा कन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करना है। ओके, तो इससे तो मेरे पास कैसा आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आपको अपने लिए वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए तो कन्वर्ट करने के लिए इंट नाम का फंक्शन होता है जो आपकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ओके, लाइकवाइज ये नॉन डेसिमल वैल्यू के लिए आपके लिए फ्लोट नाम का फंक्शन है। फाइन, तो जो इनपुट फंक्शन से जो मुझे वैल्यू मिली, जैसे मैंने इनपुट किया तो इस वाले पूरे पार्ट से मुझे क्या मिला होगा, जो मैंने ऐसी वैल्यू रखी ऐसा, तो इसे ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट ना। इसी तरीके से यहाँ मैं बात करता हूँ तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, ऑलरेडी अल्फाबेट है, इसका तो मुझे कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट मुझे इसकी है ना। फाइव यूज बूल। ओके, ना इस बार ट्राई कर लेते हैं एक बार चला के इसको। अभी मेरे पास काम सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, नाउ पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जहां जहां जैसे एक एक करके आगे बढ़ रही है ना वैसे वैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस वजह से मेरे प्रोग्राम को जैसे कंपाइल है ना कि पूरी लाइन लाइन के समय कुछ प्रॉब्लम हुई तब आया, जब वो लाइन आएगी उस समय प्रॉब्लम आएगी, जिस भी लाइन में जो भी इश्यू हुआ। इसी को अपन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह रहे होते हैं। तो ये मैंने वैल्यू इंस्टॉल कर दी, क्या टाइप बदल गया है, जो पहले str आ रहा था अब कैसा आ रहा है, इंटीजर। इसी तरीके से मैंने अपने लिए कुछ डेसिमल वैल्यू बना ली है तो क्या टाइप बदल गया है। ओके, इस तरीके से अल्फाबेट है, ये दो मेरे पास इसी तरीके से रहेंगे ऐसे। लॉजिकल वैल्यू के साथ में मैं यूज कर लेता हूँ बूलियन वैल्यू, क्या टाइप बदल गया है और मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, जो भी आपको इंटरेक्शन करना हो, जैसे भी आपको कन्वर्ट करना हो, तो कन्वर्जन मेथड्स, कन्वर्जन प्रोसेस
लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। ओके, वेरी गुड। अभी आपके पास जब वैल्यू आ गई है तो अब वैल्यू का काम है आगे आपको एक्शंस करना, ऑपरेशंस करना। फाइन। तो कोई भी चीजें जब हम ऑपरेशन फॉर्मेट में आते हैं तो यूज करते हैं हम ऑपरेशन, ऑपरेटर। फाइन। जब भी मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे ना, तो वैल्यूज के साथ में मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशंस विथ वैल्यू, ऑपरेशन विथ वैल्यूज। आप वैल्यूज कह लो, डेटा कह लो, लिटरल कह लो, और आप तो मेरे पास एक और वर्ड जुड़ गया ना, दैट वुड बी वेरिएबल। आप वेरिएबल कह लो क्योंकि एक्चुअली में वैल्यू कहां पर है, इस वेरिएबल के अंदर है। ओके, तो अब क्या करना होता है मुझे, ऑपरेशन, कि मुझे कुछ कामकाज करना है, एक्शंस करना है ना। ऑपरेशन को अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो क्या करूं, एक्शन, है ना। एक्शन नहीं बोल सकते तो आप कैलकुलेशंस कह लो। फाइन। अब कैलकुलेशन क्या होंगी, है ना, सम काइंड ऑफ एडिशंस होंगे। फाइन। कुछ चीजें जोड़ी जाएगी, घटाई जाएगी, सब्सट्रैक्शंस होंगे, है ना। कुछ प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लाई जिसको अपन कहते हैं, ये सब बातें होंगी। तो इस टाइप के कुछ मेरे पास ऑपरेशंस होंगे। फाइन। तो हर एक ऑपरेशन के साथ में जब उसे सिंबॉलिक फॉर्मेट में डिनोट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, तो किसी भी ऑपरेशन का, एक्शन का सिंबल जो होता है ना, वो अपने आप के लिए क्या कहलाता है, ऑपरेटर। फाइन। तो अगली बात में जो मेरे पास से बातें हैं वो इन्हीं बातों की लिस्ट है कि मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइन। तो यूजुअली ऑपरेटर्स की लिस्ट वही रहती है जो एक आपके नॉर्मल किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। जो सी में ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वही आगे सी प्लस प्लस में, जावा में या सी शार्प में या कोई पीएचपी में इस्तेमाल होता है ना। उसके साथ कुछ लिस्ट घट बढ़ जाती है ना, कुछ ऑपरेटर ऐड हो जाते हैं, कुछ ऑपरेटर घट जाते हैं। फाइन। तो मैंने इसीलिए आपके साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज इस्तेमाल करे हुए हैं। ओके, तो ये आपके पास कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट है। प्राइमरी लेवल पे अगर अपन गिने तो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस्तेमाल मार्क करते हैं हमारे लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, हाँ, दैट वुड बी दिस काइंड, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब। ओके, तो उनके साथ आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से जो कंपैरिजन वाली बातें हैं कि ना, आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ में या वैल्यू को आपको कंपेयर करना हो तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपको मिल जाएंगे। ओके, इसी तरीके से आपको कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो असाइनमेंट वैल्यू मिल जाएगी, जिसको अपन व्हाट यू सेड शॉर्टकट या शॉर्ट हैंड बोलते हैं ना इसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन वाइज। फाइन। लाइक इसी तरीके से मेरे पास बिट वाइज कैलकुलेशंस होती हैं जिसको बाइनरी कैलकुलेशंस भी कहते हैं, एंड और एक्स और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब, है ना। ये सब बातें आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसके साथ में आपको साथ ज्यादा बॉदर नहीं हो रहा। फाइन। जब आपके सेशन में आप इस्तेमाल माल करोगे कोर्सेज के साथ साथ में ये बातें और एलाबोरेट कर दी जाएगी ना। सैंपल तौर पे मैं आपके लिए ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को यहाँ पे एलाबोरेट कर दे रहा हूँ। फाइन। ठीक। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ दो वैल्यू स्टोर करूँ और उसके साथ में अरिथमेटिक इस्तेमाल करूँ। तो मैंने अपने लिए नंबर 1 और नंबर 2 इस तरीके से मैंने यूज कर लिया है ना। सेम इंटीजर, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, num2 इंटीजर इनपुट, एंटर सेकंड वैल्यू। कोई भी ऑपरेटर जो होता है ना, वो कम से कम दो ऑपरेशन या दो वैल्यू के साथ में कामकाज करता है ना। अब उसके साथ क्या की बातें वो अपन अगले किसी पार्ट में यूज करेंगे या अगली बार जब सेशन वाइज होंगे तब डिसाइड करेंगे। फाइन। वरना ऑपरेटर्स की कैटेगरी में भी अगर अपन आए ना तो वो अपने आप में और है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, है ना, एनरी, ऐसे सब बातें। फाइन। ठीक। ये मेरी हैबिट है कि जब कभी भी मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर लेता हूँ ताकि आउटपुट देखने में मुझे समस्या ना हो। फाइन। तो फर्स्ट वैल्यू इज num1 and second value will be this।
ओके, ये मैंने अपने लिए सेकंड वैल्यू में डिस्प्ले कर दी। वरना वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हैबिट है, इस वजह से सेमीकोलन यूज करते हैं ना। अपने लिए बस अब आप क्या करोगे, अपने लिए वेरिएबल या रिजल्ट यूज कर लो, दैट वुड बी रिजल्ट, राइट। num1 एंड num2, दैट वुड बी एडिशन। कुछ इसी तरीके से आप अपने लिए चाहो तो यूज कर लो, एडिशन कॉमा रिजल्ट। ओके, इसी तरीके से मैं आगे इस्तेमाल कर लेता हूँ। 5 वैल्यूज होती है अपने पास, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस। That would be multiplication, that would be division, and that would be modulus. Okay, एक हमने पहले बातचीत किया था कि पाइथन 2 और पाइथन 1 के हिसाब से, सॉरी पाइथन 2 और पाइथन 3 के हिसाब से। तो पाइथन 2 में जो डेसिमल आपके पास, सॉरी डिवीजन ऑपरेटर था, वो अपने साथ यहाँ पे पाइथन 3 के साथ में बदलाव हुए हैं। तो आप डिवीजन यूज करते हो ना, तो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग कहती होती है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पोर्शन ही आपके साथ यूज करा जाएगा, जबकि अभी जब आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके साथ डेसिमल पोर्शन में आपको वैल्यू मिलेगी। हाँ, कि अगर पॉइंट या मेरे पास डेसिमल वैल्यू में कोई बातें होंगी ना, तो आपको उसी तरीके से मिलेगी। ओके, डिवीजन एंड दैट वुड बी मॉडल। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ स्टेप नंबर 5 के नाम से, 5.py। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने लिए, इनको क्लियर करते हैं, 5.py। फाइन, तो पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, दैट वुड बी 10, सेकंड वैल्यू विल बी 2। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 10, सेकंड विल बी 2, एडिशन विल बी 12, ओके, एंड नेक्स्ट विल बी subtraction will be 8, multiply will be 20, and decimal portion with 0, and modulus remainder will be 0, कि completely divisible है ना, इसलिए। ओके, कुछ दूसरी वैल्यू के साथ में यूज करना चाहें आप, आपकी इच्छा। 10 एंड 4। ओके, तो ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि जब डिवीजन यूज है ना, तो पाइथन 3 में डिवीजन ऑपरेटर के साथ में जो इस्तेमाल होता है ना, वो आपके साथ डेसिमल वैल्यूज ऑपरेशन होता है। आप चाहो कि आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ क्या चाहिए, पॉइंट के पहले की वैल्यू ही चाहिए होती है मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। फाइन, तो उसके हिसाब से भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, तो एक मेरे पास होता है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग डिवीजन। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग डिवीजन। ऐसे हमारे पास होता है एक इंटीजर डिवीजन, जो मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू से प्रोवाइड करता है। इसके लिए मुझे ये 2 प्रोवाइड करने होते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे हम लोग पावर्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो मेरे पास यहाँ पे पाइथन में पावर के लिए भी एक ऑप्शन है, दैट वुड बी डबल इक्वल्स टू, अपन पावर कैलकुलेट करते हैं ना। पावर को आप मैथमेटिकल लोग ज्यादा हैं, कोई आप लोग समझदार, तो मैथ्स में इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक कैरेट कहते हैं। ओके, पावर कह लो कैरेट कह लो, दोनों सेम थिंग। ओके, तो मैंने सेव कर लिया है, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को और अपने लिए 5 यूज करता हूँ। हाँ, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू विल बी 5 एंड अनदर विल बी 3। so this would be floating division, this would be integer division। ओके, और 5 को 3 टाइम्स जगह अगर मैं पावर के हिसाब से करूँ, दैट वुड बी 125। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर जो आप अपने हिसाब से यूज करना चाहें तो कर लें। ओके, दैट वुड बी कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट, बिटवाइज, ये सब। इज दैट फाइन, है ना, ये सारे ऑपरेटर। इसके अलावा जो पाइथन में अलग है ना, वो अपने पास है मेंबरशिप ऑपरेटर और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। फाइन,
ये आपके पास जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में या आप बोलोगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको शायद नहीं मिलने होंगे, तो ये दो नए ऑपरेटर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। फाइन। मेंबरशिप ऑपरेटर आपको बताता है कि जैसे आपके पास है ना दूसरे ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग और ये सब है आपके पास, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है ना, टपल है, स्ट्रिंग्स हैं। तो आपको किसी ऑब्जेक्ट, आपका वेरिएबल, आपकी वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्ट, किसी टपल का, स्ट्रिंग का वगैरह का अगर पार्ट है या नहीं, है ना, तो पार्ट चेक करना है, तो उस बात के लिए अपन इस सॉरी इन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। फाइन, कि ये बातें इसमें है या नहीं, मौजूद है या नहीं, या इसका पार्ट है या नहीं। फाइन, तो उसके लिए अपन मेंबरशिप ऑपरेटर इन इस्तेमाल करते हैं। फाइन, आपको चेक करना हो कि ये है या नहीं। फाइन, दैट वुड बी इन। और नहीं यूज नहीं है या नॉट इक्वलिटी चेक करनी, तो यू कैन ट्राई विद नॉट इन। लाइकवाइज इसी तरीके से वो उससे मिलता जुलता है या नहीं, इस बात को चेक करना होता है, तो अपन इज और इज नॉट चेक करते हैं ना। आप लोग अगर, जिन लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ा होता है, तो इन और हैज और रिलेशनशिप जो अपन इस्तेमाल करते होते हैं, उन बातों के लिए ये मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। फाइन। जनरली ये क्या चेक करता है कि जो आप रेफरेंस या जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हो, वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, वो उस टपल का या वो उस डिक्शनरी का या आपके लिस्ट का पार्ट है या नहीं, या वो आपके पास उस लिस्ट का ऑब्जेक्ट या उसका रेफरेंस है या नहीं। इन बातों की चेकिंग के लिए ये बातें होती हैं। फाइन। जहां मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन, मुझे अपने लिए नंबरिंग वगैरह स्टोर करते हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा और हमेशा आपको बुलियन लॉजिकल वैल्यू ही प्रोवाइड करते हुए होंगे। ओके। तो जब कभी भी मुझे इनमें एज अ रिजल्ट मिलेगा ना, तो रिजल्ट वाइज में इसको हमेशा और हमेशा अपने लिए क्या कह सकते हो, बुलियन वैल्यू ही दिखाई मिलेंगी आपको हमेशा, है ना। यहाँ तक आई थिंक किसी को भी डाउट डाउट वगैरह कुछ नहीं होगा। फाइन। एनी डाउट्स, किसी को कोई इश्यूज यहाँ तक? एक्सपोनेंट, ये जो अपन पावर कहते हैं ना, इसी को अपन एक्सपोनेंट कर रहे हैं। दैट वुड बी, हाँ। आई, इतना मैं, मुझे मैथमेटिकल टर्म में भी इतना कोई नॉलेज नहीं है। मे बी एक्सपोनेंट कुछ और हो सकती होगी। फाइन। आई थिंक जो आप ई की पावर में अपने शायद नंबर्स को यूज करते हैं, उससे एक्सपोनेंट यूज करते हैं आई थिंक। रिजवान, एम आई राइट? ई की पावर में जब अपन नंबर्स को यूज करते हैं, उससे एक्सपोनेंट गिनते होते हैं आई थिंक अपन। फाइन। इस सच के लिए आपके पास कोई ऑपरेशन, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीजें और मेथड्स वाइज आपको मिल जाएंगी। तरुण के क्वेश्चन है कि मेंबरशिप वगैरह क्या क्या होती है ना। सी, मेरे पास जब मैं रिलेशनशिप इस्तेमाल करता होता हूँ ना, तो मेरे पास जैसे कोई लिस्ट है ना, या कोई कलेक्शन है, तो मेरे पास कोई वैल्यू मेरे कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, है ना। सी, मैंने अगर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करी हुई होती है, आगे अब जब अपन लिस्ट बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, तो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट मेरी लिस्ट का पार्ट है या नहीं, इस बात को अगर मुझे चेक करना हो, तो अपन मेंबरशिप ऑपरेटर को चेक करते हैं, है ना। सपोज करो मैंने कोई लिस्ट बनाई, लिस्ट वन। फाइन। और मुझे चेक करना है कि मेरे पास कोई नंबर या कोई वैल्यू है, वो वैल्यू इस मेरे पास लिस्ट का पार्ट है या नहीं। इस बात की चेकिंग के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। फाइन। इसी तरीके से जो मैंने वेरिएबल बनाया है, वो किसी लिस्ट टाइप का है या किसी टपल टाइप का है या वो स्ट्रिंग टाइप का है, इस बात की आइडेंटिटी चेक करनी होती है, तो अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। दैट वुड बी इज ऑपरेटर। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तरुण। फाइन। सब आपके पास चीज होते हैं। अब जब कभी भी आप ऑपरेटर के साथ में चीजें इस्तेमाल करते हुए होंगे ना, हाँ, जब जब कभी कभी भी आप ऑपरेशन ऑपरेटर के साथ में जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करते हुए होंगे, फाइन, इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम हमारे लिए क्या सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कैटेगरी में गिनते हैं। फाइन। जब कभी भी हम हमारे लिए ऑपरेटर के साथ की प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते होते हैं ना, उसे अपन सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप कह लो द कोड और स्क्रिप्ट
written with operators, an operator statement that called as sequential programming. Okay, no issue. इसको अपन कहते हैं अपने लिए sequential programming. Don't scratch the screen. Sequential programming. Fine. Means जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे कोड का हर एक स्टेटमेंट रहेगा. जैसे अभी प्रोग्राम की इस कोड की स्क्रिप्ट की बात करें तो टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास सभी चीजें एग्जीक्यूटेबल है. कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो नहीं यूज हुआ हो. फाइन. इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं एक छोटा कोड और लिखता हूँ जिसमें मैं अपने लिए एज इनपुट करवा लेते हैं. ओके, एज मस्ट बी इन इंटीजर, सो मैं उसी के हिसाब से अपने लिए वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा हूँ. एंटर योर एज. फाइन. एज माय हैबिट जब मैं अपने लिए वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो योर एज इज व्हाटएवर जो भी आपने इनपुट किया है वो वेरिएबल का नाम. ओके, इसके साथ में मैं यूज करता हूँ कि मेरी एज अगर क्या है 18 ईयर से कम है तो दैट वुड बी माइनर. ओके, तो यू आर माइनर. ओके, इसी तरीके से मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ दैट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, वोटिंग की बजाय अपन मैरिज कर लेते हैं. जैसे भी अभी लॉकडाउन पीरियड में शादियां तो हो नहीं रही है तो थोड़ा एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए. नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज. ओके, अगर मैं अभी इसको इस्तेमाल करूं तो मेरे पास क्या होगा, ये सभी स्टेटमेंट हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. जब मेरे कोड का हर एक स्टेटमेंट यूज होता है ना, जब चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इस बात को कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग. जैसे अभी मैं चलाऊंगा ना तो देखो अभी हर एक स्टेटमेंट यूज होगा. कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बचेगा जो एग्जीक्यूट ना हो. ओके, तो मैंने ये यूज करा 12. so it would be your age, your minor, eligibility or not eligibility. Fine. तो अब इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए ना. अगर मेरी एज मेरे पास क्या है 18 ईयर से कम है दैट वुड बी माय माइनर, तो ये तो ठीक है. बट अगर मैं 21 से अबव हूँ तभी मेरे पास क्या होना चाहिए मैरिज के लिए एप्लीकेबिलिटी. या तो ये चलेगा या फिर ये वाली बात है. सभी चीजें नहीं होना चाहिए. इनको अपन कहते हैं अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना. हाँ, इसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग. फाइन. तो एज हम जब लैंग्वेज यूज करे हुए होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एज इफ स्टेटमेंट. ओके, तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं. अब इफ स्टेटमेंट वगैरह से आप लोग सब लोग वाकिफ हो. जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, फाइन, उन लोगों के लिए जैसे अपन फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं ना, हमारे लिए शर्तों के हिसाब से उन शर्तों को अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते होते हैं. तो शर्त वगैरह लिख लिए हमारे पास ऑपरेटर है जिसको अपन कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं ना, वो बातें बड़ा छोटा बराबर इक्वलिटी है, ये सब बातें. तो उन शर्तों के हिसाब से अपन स्टेटमेंट लिखते हैं. तो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में कोई टर्म लिखेंगे ना उसे अपन शर्त बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे. तो उस कंडीशन बेस्ड चीजें इस्तेमाल करते होते हैं. अब कोई भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग जब इस्तेमाल करते होते हैं ना तो वहां तो अपने पास क्या क्या होते हैं, ब्लॉकिंग होती है. हम यहाँ लिखते हैं अपने लिए स्टेटमेंट, यहाँ लिखते हैं अपनी शर्त. फाइन. उसके साथ ब्लॉक बनाते हैं. फाइन. यहाँ पे अगर शर्त पूरी होती है तो ट्रू पार्ट, और यहाँ पे अगर शर्त पूरी नहीं होती है तो उसके साथ एल्स पार्ट है ना. उसके लिए भी अपन ऐसे ब्लॉक बनाते हैं. अब जहां जब पाइथन में इस्तेमाल होता है ना तो पाइथन में यहाँ कोई ब्लॉकिंग वगैरह नहीं है. मतलब ब्लॉक बनाने के लिए ऐसे कोई कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किए जाते. यहाँ आपको ब्लॉकिंग अगर करनी है तो आपको इंडेंटेशन यूज करना होता है ना. तो लाइक जैसे अपन हमारे लिए सी में या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस इस्तेमाल करते होते ना, तो केस के साथ कोलन लेबल्स वगैरह इस्तेमाल करते होते. कुछ उसी फॉर्मेट में अपने को यहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं. फाइन. सी
जैसे ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब मेरा हो, है ना, इट वुड बी लेस देन इक्वल टू 18, 18 साल से छोटा अगर हो तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने यूज करा इफ स्टेटमेंट, ब्रैकेट जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग में लगाते हो उसी उसी तरीके से आपका वेरिएबल के साथ में कंडीशन चेक करनी, दैट वुड बी 18, फाइन। अब ब्रैकेट बंद, ये हमारी हो गई शर्त पूरी, ओके। शर्त के साथ में अगर आप जैसे अपन ब्रैकेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करने के बजाय हमको एक कोलन लगाना होता है, और कोलन के साथ में हमें यहाँ जो भी स्टेटमेंट ट्रू है साथ में इंडेंटेशन रखना होता है, फाइन। इंडेंटेशन रखना ही आपके लिए ब्लॉक लिखना या ब्लॉक कहलाएगा, फाइन। अगर मैंने इंडेंटेशन नहीं रखा तो ये मेरे पास इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, फाइन। तो इस चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, फाइन। ये मेरे पास इफ स्टेटमेंट, ये अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ये वाला पार्ट दिखाया जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास क्या हो, अच्छा, जब तक मैंने इंडेंटेशन को प्रॉपर सही वे में नहीं किया है ना, बैक नहीं लिया है, तब तक वो इसी पार्ट में कैलकुलेट होगा, इसी पार्ट में गिना जाएगा। तो ट्रू होते ही वो सारे स्टेटमेंट चलेंगे। अभी मैंने इंडेंटेशन को क्या कर लिया है, बैक कर लिया है, तो अभी वो सब बात एक ही स्टेटमेंट है, ओके। मैंने अगेन यहाँ पे शुरू करा, तो अगर एज मेरे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ओके, देन वो अपने पास क्या कहलाएंगे, एलिजिबल फॉर वोटिंग, मैरिज। इंडेंटेशन लगाने के लिए टैब टैब वगैरह इस्तेमाल करना है आपको, ओके। नॉर्मल टैब वगैरह आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से, टैब के अलावा स्पेसिंग वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है आपको। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम इंडेंटेशन के लिए टैब भी इस्तेमाल करते होते हैं, फाइन। किसी भी एडिटर में जब अपन टैब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अपन टैगिंग करने के लिए टैब की ही इस्तेमाल करते हैं, तो टैब की के थ्रू आपको इंडेंटेशन करना है, ओके। लाइकवाइज एल्स लिखने के लिए भी कुछ इसी तरीके से आपको ये यूज करना है ना। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे बिल्कुल स्पेस लगा के लिखते हैं या बिना बिना स्पेस के लिखते हैं, फाइन। तो ये इफ का ब्लॉक और ये एल्स का ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करके एक बार चला के देख लेता हूँ, फाइन। तरुण सर डबल ए टाइप, डबल और फ्लोटिंग पॉइंट एक जैसा ही सही होता है सर यहाँ पे। तो मैं सेव करता हूँ ना, अगेन 6 यूज करते हैं। अभी मैं जैसे 15 यूज करता हूँ, फाइन। तो एज वाइज में क्या हूँ, माइनर हूँ, इसलिए माइनर डिस्प्ले हुआ, और एलिजिबल मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले हुआ। तरीके से मैं अगेन यूज करता हूँ 25, फाइन। आई एम नॉट अ माइनर, तो माइनर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ओके। कुछ इस तरीके से आप अपने लिए स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना डिसीजन मेकिंग को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से मेरे पास एलसिफ होते हैं ना, मतलब शर्त के अंदर भी शर्तें करनी होती है, नेस्टिंग करनी होती है, तो उन सारी चीजों का आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, है ना। नेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है जब एक स्टेटमेंट में दोबारा उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करा जाता है ना। एक ऑपरेटर के साथ में, एक स्टेटमेंट के साथ में दोबारा उसी स्टेटमेंट को जब मैंने इस्तेमाल करा 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 होता है, उस बात को हम कहते हैं नेस्टिंग, फाइन। तो जब मैं इफ के अंदर वापस कोई इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा तो इफ की नेस्टिंग हो जाएगी, ओके। जी, जैसे मैं यहाँ पर कुछ अपने लिए दूसरी चीजें इस्तेमाल करना चाहूँ, फाइन। एल्स इफ के केस में उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एल्स इफ, है ना। यहाँ पे अब एल्स इफ ना लिख के हम लिखते होते हैं एलिफ, एलिफ और साथ में अपने लिए शर्त, ओके, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। सी जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, है ना, और कैसे 35 ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं मैसेज जो भी मैं यूज करना चाहूँ, एल्स कोलन जो मैं इसके साथ में यूज करता हूँ, ओके। printf eligible for second marriage, ऐसा ले लेता है ना। इट्स जोक सा पार्ट, ओके।
अभी मुझे कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं यहाँ सेकंड मैरिज लिख रहा हूँ। इसको कोई सीरियसली मत लेना प्लीज, कि आपके अगर एज 35 है तो आप सेकंड मैरिज के लिए एप्लीकेबल हो। इससे मैं यूज कर लेता हूँ अपने लिए। तो मैं अगर इसको यूज करता हूँ 18 के समय, दैट वुड बी नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ओके, अगर इस यूज किया हमने 25 के साथ में, दैट वुड बी नाइसली एड। इसी तरीके से मैं अगर 45 इस्तेमाल करता हूँ तो 45 इज यूज्ड एज एलिजिबल फॉर मैरिज। ओके, यहाँ पर शो थोड़ी सी चीजें हो गई, तो ये पहली पहली बार में यहाँ पर चीजें डिस्टर्बेंस हो जाएंगी। फाइन, तो उसको मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। दैट वुड बी 25 35, ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैसेज, और यहाँ पर अपन यूज कर लेते हैं 21 वाली। ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा नहीं है इसके साथ होगी तो ऐसी बातें हो जाएंगी। ओके, दैट वुड बी 45। ओके, लाइक दिस। और मैं अभी कुछ और यूज कर लेता हूँ, जैसे 28 यूज करूँ एलिजिबल फॉर मैरिज, और अगर मैं कुछ और यूज करूँ बिलो 1917 से नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। तो इस तरीके से आप ब्रांचिंग वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो अपने लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी को किसी भी तरीका का कुछ डाउट ना? अब जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हुआ होता है तो वो इनके बारे में जानते हैं, जिनको अपन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, टेक्निकल नेम जो है ना, अपन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप की चीजें होती है ना। इफ स्टेटमेंट होते हैं, एल्स इफ होते हैं, स्विच केस होते हैं। यहाँ पे स्विच केस जैसी कुछ बातें नहीं होती। ओके, यस मिस्टर मोहित, बोले प्लीज। You want to ask something, Mohit? Everything is disconnected. Okay, no issue. Fine. So जैसे आप स्विच केस वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, वैसी चीजें यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होती। फाइन, स्विच केस जैसा कुछ भी नहीं है आपको यहाँ पे। तो अपने इफ, नेस्टिंग इफ और अपने वगैरह के लिए आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल आप जब कोर्स या आगे चीजें यूज करते हो, आगे हमसे जुड़ेंगे, तब हम इनके बारे में और एलाबोरेशन और आपको सिंपल प्रोग्रामिंग के बारे में बता सकते हैं। फाइन, तो नॉर्मल जैसे भी आप कोडिंग वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हो, जिनको प्रोग्रामिंग आती है, वो अपने साथ में इन स्टेटमेंट के साथ में कामकाज करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। दैट वाज नो इश्यूज। फाइन, फिलहाल के लिए मैं आपके साथ यहीं तक रख रहा हूँ आज का सेशन। हमारे साथ चीजें बचती हैं लूप स्टेटमेंट। फाइन, तो लूप स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग चीजें हो जाएंगी, तो मेरे पास वो बात में आज के लिए वाइंड अप कर नहीं पाऊंगा। फाइन, तो ये लूप स्टेटमेंट वाली बातें मैं आपके लिए कल के सेशन के लिए छोड़ता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी को किसी भी तरीके का कुछ डाउट हो तो प्लीज बताएं। कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए अगर ज्यादा फास्ट बोल गया हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों को वीडियो में वो बातें क्लियर आउट हो जाएंगी। फिर भी आपको कुछ इश्यूज हो तो आप प्लीज मुझे बताएं, स्पेशली जो लोग नॉन टेक्निकल हैं, जिनको नॉन प्रोग्रामिंग का इतना नॉलेज नहीं है, उनके बारे में। थैंक यू सो मच। आज का सेशन अपन यहीं पर ही यूज करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन।